सर हेलो आवाज आ रही है। आ यस रही सर। है। ये आज की जो हमारी सेकेंड ब्लड कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग है उसके बारे में आप बताइए और क्या चल रहा है वाराणसी में उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर आवाज आ रही है। जी जी। हेलो। यस सर, एक बार वापस पूछेंगे सर, क्या पूछ रहे थे आप? मैंने कहा कि आज की सेकेंड सपोर्ट ग्रुप मीटिंग ब्लैडर कैंसर में आप सभी का स्वागत है। और आप वाराणसी में हो जैसे हमारा काम देख रहे हो, तो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और आज के सपोर्ट ग्रुप के मीटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जैसे ही अखिल सर आएंगे तो आज का जो अपना सेशन है रिस्क फैक्टर ऑफ ब्लैडर कैंसर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और डॉक्टर अनुज से है कुछ सवालात करेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन है। सो अल्टीमा ओवर टू यू। जी। तो आज का ये मीटिंग ब्लैडर ब्लैडर पे है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं इस मीटिंग में। और और सर। जी थोड़ा वाराणसी के बारे में बताइए, वहाँ पे आपका काम कैसे चल रहा है, क्या सपोर्ट कर रहे हो आप वहाँ पे काइन इंडिया, और किस तरह से आप सर पेशेंट। अभी सर हम लोग ओपीडी में ही काम कर रहे हैं। जो भी पेशेंट हमारे इधर आते हैं तो पहले सर को दिखाते हैं, और उसके बाद हमारे इधर हमारे पास फाइल आती है, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि अभी आपको कौन सा जांच कहाँ करवाना है, और ये जांच कहाँ पे होगा, वहां भेजते हैं पेशेंट को, और सर यही सब गाइड करते हैं, नेविगेट करते हैं पेशेंट को। और वहाँ पे आप कुछ हेल्प वगैरह करते हैं, कुछ फंडिंग की वगैरह या कुछ सोशल सपोर्ट या कुछ ऐसी सर चीजें। हम लोग जी 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 सर, हम लोग जब पेशेंट आते हैं तो जैसे ही ट्रीटमेंट प्लान हो जाता है तो हम लोग पूछते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड है या फिर पैसे आप कैसे खर्च कर रहे हैं। तो अगर पेशेंट बोलता है खुद से खर्च कर रहे हैं तो प्लान होते ही हम लोग एक एस्टिमेट बनवा के एमएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो वहां से वो लोग सर गाइड करते हैं कि सीएम फंडिंग को अप्लाई कर सकते हैं, पीएम फंडिंग को अप्लाई कर सकते हैं, ये सब के बारे में सर वो सब गाइड करते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से मुंबई में हो रहा है उसी तरह से वाराणसी में भी वो सारा सपोर्ट, वो सारा फाइनेंशियल सपोर्ट, नेविगेशन और चीजें लोगों को मिल रहे हैं वहां पर भी। यस सर, यस सर, यहाँ पे भी नेविगेशन होता है और सपोर्टिंग के लिए हम लोग, इसीलिए सर पेशेंट आते हैं पहले ओपीडी में। तो हम लोग ट्रीटमेंट प्लान हो जाता है, हम लोग पहले ही पूछ लेते हैं कि आपका जो है आप पैसे मतलब खुद से खर्च कर रहे हैं या फिर आयुष्मान कार्ड है या फिर ईएसआईसी है, सर ये सब पूछ लेते हैं। अगर वो पेशेंट जो बताते हैं, अगर पेशेंट के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो हम लोग एस्टिमेट बना के देते हैं। और रहने का जो उनके एकोमोडेशन है फैसिलिटी वो कहाँ पे करते हो आप। सर रहने के लिए यहाँ पे धर्मशाला है सर, तो उसके लिए वैसे तो सब सर नियरेस्ट के पेशेंट रहते हैं, वो लोग दिखा के चले जाते हैं। बाई चांस अगर किसी का टेस्ट वगैरह रह गया है या फिर कीमोथेरेपी चल रहा है, या जैसे 2-3 दिन यहाँ पे लगता है, तो वो लोग धर्मशाला में रुकते हैं या फिर बाहर गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं सर। कुछ चैलेंजेस आते हैं आपको पेशेंट के साथ काम करने में। सर चैलेंजेस तो आता ही है सर, क्योंकि क्राउड इतना ज्यादा हो रहा है इस समय, फाइल भी सर बहुत लगती है, तो पेशेंट आते हैं तो सर चैलेंजेस तो होता ही है, उनको फेस करना, उनको टाइमली घर पे भेजना है, क्योंकि वो लोग आते हैं और बस यही सोचते हैं कि बस दिखा के कैसे फटाफट हम चले जाएं। ये नहीं सोचते हैं कि फाइल इतना है, और जो है थोड़ा वेट करें। बस वो लोग आते हैं तो वो लोग सोचते हैं मेरा जल्दी हो जाए, लेकिन हम लोग सर सोचते हैं कि जल्दी हो जाए, उसी हिसाब से सर देखा जाता है फाइल। और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस आते हैं क्या आपको, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिले होते हैं या उनके पास नहीं रहते हैं या फिर कुछ ऐसे कुछ चीजें होती है कभी कि डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, फिर आप क्या ऑप्शन देते हैं। किसमें सर? जैसे कि कुछ जैसे हम यहाँ पर मुंबई में हम लोग आय प्रमाण पत्र मंगवाते हैं या जी जी राशन जी। कार्ड, ऐसा अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है वहाँ पे या डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे तो ऐसा कुछ होता है क्या। नहीं सर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपीडी से ही जैसे प्लान कर दिए, गिफ्ट का ऑर्डर दे दी, तो हम पेशेंट को बोलते हैं आयुष्मान है तो आप आयुष्मान काउंटर पे चले जाइए,
आप वहाँ पे एक्टिवेट करवा दीजिए। तो वो लोग जब आयुष्मान काउंटर पे जाते हैं तो वो उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट रहता है सर, जैसे वो तो लगता है पेशेंट का अंगूठा लगता है, और जो है आयुष्मान कार्ड रहना जरूरी है, राशन कार्ड रहना जरूरी है, तो सर वो लोग ट्रैक कर लेते हैं, वो लोग पेशेंट से मंगवा लेते हैं। तुरंत एनरोल होके वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत। सर हाँ, जैसे आज अप्लाई किए तो 24 आवर्स में सर पैसे आ जाते हैं, तो जैसे अगर आज इन्होंने अप्लाई किया तो कल उनको कीमो लग जाता है सर। और हमारे जो ब्लैडर कैंसर के जो पेशेंट मिलते हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवाइए, बताइए। किसने सर? ब्लैडर कैंसर के बारे में? जी। तो जैसे कि सर देखा जाए तो बहुत कम ही ब्लैडर के पेशेंट मिलते हैं सर, फिर भी अगर मंथली में दो तीन चार तो मिल ही जाते हैं। तो सर वो आते हैं तो पहले उनका वही बायोप्सी वगैरह हुआ रहता है, या फिर जिनका नहीं हुआ रहता है तो हम लोग वही रूटीन लैब्स वगैरह करवाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम हमारे इधर आते हैं। और सर जब वो लोग करवा के एमपी में आते हैं तो हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करके फिर उसी हिसाब से सर गाइड कर देते हैं। तो ज्यादातर आपके यहाँ पे एमपी से आते हैं या कुछ और भी राज्य से आते हैं पेशेंट, ऐसा कुछ? सर एमपी, यहाँ पे सर वैसे तो देखा जाए तो सर यहाँ यूपी बिहार सर पूरा रहते हैं, यूपी में जितने हैं वहाँ सब आज जौनपुर हो गया सर, अंबेडकर नगर हो गया सर, और बिहार भर से पेशेंट आते हैं, एमपी से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ तक कि सर कोलकाता से भी पेशेंट आते हैं सर। और सर एमपी की मैं ये बात कर रही थी कि हमारे इधर जैसे एमएन एमपी एमए सर तीन तीन टाइप की फाइलें होती हैं। तो सर जो जो फर्स्ट टाइम मेड उनको डिपार्टमेंट में आता है तो वो एमएन होता है। तो अभी आप इतना सारा काम करो, सारी चीजें करो, एमपी यूपी वगैरह वाला, ऐसा कभी होता है कि नहीं अभी मुझे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करना है, वापस मुंबई जाना है, मैं मुंबई ही जाऊंगी, ऐसा कभी होता है? हाँ सर, पेशेंट कई पेशेंट तो बोलते हैं, कई पेशेंट ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे मतलब इधर से मुजफ्फरपुर पास में है तो आप हमें यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए वहां पे। मैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहला साइकिल कीमो का मतलब बना के और वहाँ ट्रांसफर वहां पे लिख के दे देते हैं, तो वो लोग चले जाते हैं वहां पे लगवाते हैं। फिर उसके बाद जब उनको दिखाना रहता है तो सर यहाँ पे भी आके दिखाते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है, हमें मुंबई दिखाना है, तो सर हम लोग भेज देते हैं। ओवरऑल अपने जो सेंटर्स है वहाँ पे आप दिखा के आप कीमो या ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हो सारी। यस सर, यस सर। थैंक यू अंतिमा, आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया। मैं अनुराग जी से वेलकम सर। जानना, सर जुड़ गए हैं तो अनुराग, अंतिमा जी अनुराग है वहाँ पे, सर जुड़ गए अपने साथ। सर एक मिनट, अनुराग तुम सर मेरे पास नहीं है सर, एक बार मैं देख लेती हूँ सर। आई थिंक वो सर के पास ही गए। अनुराग क्या सर और जुड़ने वाले हैं या और थोड़ा लेट होने वाला है? हेलो। यस सर। जी मैंने कहा कि जो हमारे सर है, कि सर वो अभी जुड़ेंगे या और थोड़ा लेट है? सर ओपीडी में सर थे, अब क्या है, देखते हैं। ओके, थोड़ा ओपीडी में ओपीडी चल के की वजह से थोड़ा मैं लेट। मैं सर मैं गया था सर के पास, अभी सर ओपीडी भी है, तो मैंने अभी सर को बोला है ओपीडी के पास में। ओके ओके, तो अनुज सर भी वहीं पे है क्या, अनुराग अरविंद? हाँ हाँ, अनुज सर। हाँ हाँ, जी जी, तो अनुज सर है सर। वो 2-3 मिनट में है। हाँ तब सर, तक वो सर दो तीन जो पेशेंट थे, वो सर के पास दो तीन पेशेंट थे, सर को मैंने बोला है। जी जी, कोई बात नहीं। तब तक हमारे साथ अनुराग पटेल है वाराणसी से। तो अनुराग जी अपना थोड़ा अनुभव बताइए, नए नए जुड़े, ये देखिए बहुत सारे, ये जो टीवी स्क्रीन ऑन की है ये कहाँ पर है, मैं जान सकता हूँ? क्या चीज सर? ये पंजाब से जुड़ी है टीम। नहीं, अनुराग पटेल सर यहाँ से, तो वाराणसी ये से। तो राकेश राकेश जी हो आप? जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राकेश जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बहुत सारे लोग जुड़े हैं ओपीडी से। राकेश जी मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिएगा। आई थिंक पंजाब धर्मशाला से काफी लोग जुड़े हैं हमारे साथ बड़ी स्क्रीन पर। राकेश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप?
भूपेंद्र जी वहां पे है? राकेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए वहां पे स्क्रीन पर, ताकि आप मेरी आवाज सुन सकते हो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज। कभी कभी टेक्निकल चीजें होती है, तो कभी। मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? ये सब धर्मशाला से है। ये जो सारे हमारे दोस्त बैठे हैं, वो धर्मशाला से है। हेलो। जी नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा हाथ उठाइए ऊपर। जी नमस्ते नमस्ते। आपका बहुत अभी बहुत तो मैं धन्यवाद, आप ओपीडी में मीटिंग के लिए इतने दूर से जुड़े हमारे साथ। तो आज काफी अच्छा लग रहा है। सब लोग ठीक हो? क्या बता, 4:30 कोई मीटिंग है? जी जी जी। आप सब पंजाब से हो? थोड़ी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर राकेश जी है, कुछ टेक्निकल वजह से बात नहीं हो पा रही है उनसे। वो म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट नहीं कर हाँ, पा रहे नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी आवाज तो आ रही है ना आपके पास? हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। नहीं, क्या बोल रहे समझ नहीं। शायद कंप्यूटर में ही कुछ टेक्निकल इशू रहेगा आपको। जी, थोड़ी देर में डॉक्टर अखिल हमसे जुड़ेंगे, डॉक्टर अनुज और अखिल हमसे जुड़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं सेकेंड ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप की ये मीटिंग, जिसमें हम देखेंगे कि ब्लैडर कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। डॉक्टर हमें कुछ मार्गदर्शन करेंगे, डॉक्टर अखिल। जी जी, आप अभी सुनिए मीटिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं तो मैं आपको जैसे आपकी आवाज आएगी। ठीक है सर, हाँ फिर आपको आ रही है तो। हाँ जी सर, हाँ जी। राकेश आप बोल रहा हूँ सर, चंडीगढ़ से। आके चंडीगढ़ से, सत श्री अकाल, हाँ कैसे जी हो हाँ आप? जी सर। हाँ जी हाँ जी, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग जुड़े आज हमारे साथ। हाँ उनसे जी हाँ थोड़ी जी। बातें करवाइए सर आने तक। जी, कैसे हो? अभी आवाज आ रही मेरी? बोलिए। नमस्ते। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बस। नमस्ते, सब ठीक है ओपीडी में? हाँ जी हाँ जी। काफी सारे लोग हैं, उनको बैठने को भी जगह नहीं है आज। कोई क्वेश्चन है या कोई हाँ, दोस्तों, दिक्कत? हम सेकेंड ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग, इस सभी मीटिंग में हम सबका आपका स्वागत करते हैं। आज हम सुनील। देख ब्लैडर कैंसर ऑफ रिस्क फैक्टर वो क्या होता है। डॉक्टर आखिर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो डॉक्टर का सेशन होने के बाद आप डॉक्टर से, डॉक्टर अनुज से आपके जो भी सवाल हो, जो भी तकलीफ है, आप चैट बॉक्स में आपका सवाल डालकर आपके सवालों का निवारण कर सकते हैं। ठीक है जी। वहां पे जो प्रेक्षक बैठे हैं, हमारे दोस्त बैठे हैं चंडीगढ़ से, उनमें से कोई बात करना चाहेगा डॉक्टर आने तक? आप में से कोई बात करना चाहते हो कोई आप? बताइए थोड़ा, कैसे हैं आप? जी बताइए बताइए। बोलो बताइए बोलो बताइए। बोलो। सर जी, जी, बोलिए। नमस्कार। मेरा इधर इधर दांत घिस गया है, हाँ और इधर रेडिएशन करना तो दिक्कत रहेगा। जी, देखिए अभी डॉक्टर आने वाले हैं। मैं आपका आपका एक दोस्त हूँ। अपने थोड़े अनुभव के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में बताइए, और आप कहाँ से आए हो वो बताइए। आप सिर्फ ये बताइए कि आप कहाँ से आए हो। अभी डॉक्टर आएंगे, अभी सिर्फ ये आपके दोस्त हैं, अभी आपके मदद करने वाले हैं। अभी आप बताइए कि अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हो। बस 2-3 मिनट में अनुसर जुड़ने वाले हैं। ठीक है। जी नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरे से बात कीजिए। नाम बताइए, नाम बताइए। श्रीकांत।
श्रीकांत जी, कहाँ से हो आप? लुधियाने से आया हूँ, रहने वाला तो बिहार का हूँ। हाँ, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे जब इलाज कर रहे हो आप? मैं 25 फरवरी को सर्जरी हुआ था। जी। और उसके बाद कुछ कीमो वगैरह चढ़ा आपका? कीमो डॉक्टर बोले हैं कि नहीं चढ़ेगा, रेडिएशन होगा। मेरा एक दांत घिसा है, इसलिए रेडिएशन नहीं हो रहा है। अच्छा, तो दांतों में आपके तकलीफ है क्या? तो एक दो दांत बचे हैं, 3 दांत, वो भी निकाल देंगे तो खाऊंगा आए, पीऊंगा कैसे? तो आपने डॉक्टर से बात की, आपका ये प्रॉब्लम आपने बताया डॉक्टर को? डॉक्टर से बात करना और डॉक्टर कहे कबाड़ को। ठीक है। अभी हमारे साथ डॉक्टर ठीक 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 है जी, ठीक। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तो हमारे साथ डॉक्टर अखिल जुड़ चुके हैं। तो मैं डॉक्टर हाँ अखिल हाँ, को कि आज का जो अपना सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग सुनिए, आराम से सुनिए। हेलो, डॉक्टर अखिल, क्या आप मुझे सुन रहे हो? अनुज सर है सर, अभी अभी से बस अनुज सर डॉक्टर जुड़े अनुज, हैं। आप मुझे सुन रहे हो? डॉक्टर अनुज? हाँ सर। हाँ संदीप जी, आवाज आ रही है आपकी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज सभी आपका को नमस्कार। सेकेंड ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप में आपका स्वागत है। और आप ओपीडी देखते देखते आज समय निकाल के आए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज बहुत सारे लोगों को भी लेके आओ, आप देख रहे हो ना चंडीगढ़ में कितने सारे लोग बैठे हैं। जी 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 और जी, बहुत अच्छा। आप आज लोगों का एफर्ट, आप लोगों का एफर्ट बहुत सराहनीय है। और आप लोग जागरूकता के लिए जो कर रहे हैं उसका तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद। कि कैसा होता है ना कि बीमारी चाहे कोई भी हो, जब तक हम डॉक्टर से दिल खोलकर बात नहीं करते और मन चाहे बात नहीं करते ना, तब तक बीमारी ठीक नहीं होती। और लोग, पेशेंट रुग्ण उत्सुक रहता है कि मैं मेरी पूरी दिल की बात, मेरी पूरी तकलीफें डॉक्टर को कब बताऊं। यह उसके दिल में हमेशा चलते ही रहते हैं। तो पेशेंट आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे ऐसा लग रहा है मुझे आज। सो आज की मीटिंग शुरुआत करते हैं। तो सर अपना टॉपिक जैसे कि मैंने कहा था कि रिस्क फैक्टर ऑफ ब्लैडर कैंसर। तो आज हमें हमें गाइडेंस देंगे डॉक्टर अनुज। उसके बाद आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, जिसके ऊपर डॉक्टर आपके सवाल का निवारण देंगे। सो डॉक्टर अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। तो अगर देखिए, कैंसर का कोई भी टॉपिक बहुत ही बृहद होता है, बहुत ही विस्तृत होता है। तो अगर ऐसा लेक्चर लेंगे तब तो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा। तो बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देना चाहता हूँ। फिर अगर आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन रहेगा तो मुझे लगता है वो ज्यादा आप लोगों के ध्यान में रहेगा कि क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं, क्या चीज ध्यान रखने वाली, मतलब क्या चीज है जो आपको हमारे डिस्कशन से टेक होम मैसेज जिसको कहते हैं वो रखना है। क्योंकि एक लेक्चर देना तो फिर थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा। तो जैसा कि अब रिस्क फैक्टर की बात अ, की गई है ब्लैडर कैंसर में। तो ब्लैडर कैंसर जैसे कि जानते हैं कि ज्यादातर एल्डरली यानी कि एक उम्र के बाद ही ज्यादातर लोगों को होता है। ज्यादातर पेशेंट जो आते हैं ब्लैडर कैंसर के वो 60 साल या उससे ज्यादा के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 साल के ऊपर ही होते हैं पेशेंट्स। जो हम काफी यंग पेशेंट्स भी देखते हैं जो कि 45 या उसके ऊपर भी होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अगर हम 100 पेशेंट देखते हैं तो उसमें से हम 80 पेशेंट जो देखते हैं वो 60 या उससे ऊपर के रहते हैं। साथ ही पुरुषों में ये थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। इसकी अगर हम अनुपात देखें तो महिलाओं और पुरुषों का, तो पुरुष ज्यादा होते हैं। तो अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुष होना और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसा उस कैटेगरी में जाना वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो अगर कोई बहुत यंग है तो वो एक तरीके से कह सकता है कि वो अभी इस कैंसर के लिए इम्यून है। जैसे कि बहुत सारे कैंसर यंग पेशेंट में होते हैं, बहुत सारे कैंसर एल्डरली में होते हैं। तो हम उसको भी एक रिस्क फैक्टर मानते हैं कि यंग एज एक रिस्क फैक्टर है।
ऐसे ही अगर एज माने तो ये एल्डरली का होता है। दूसरी चीज हमने बताया कि मेल मेल में कॉमन होता है। उस मेल में कॉमन होने के भी कई कारण हैं, ठीक है। उसका सबसे जो मुख्य कारण वो है, जो कि बहुत से अन्य कैंसर में होता है, लेकिन जब हम बताते हैं कि ये भी एक कारण है तो लोगों को आश्चर्य होता है कि ये इससे कैसे संबंधित हो सकता है। वो चीज है स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी धूम्रपान। तो अगर कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो वह केवल फेफड़े या मुंह के कैंसर को ही नहीं उसका रिस्क बढ़ाता, बल्कि और भी तमाम कैंसर है जिनका रिस्क बढ़ता है, जिसमें से कि एक ब्लैडर कैंसर भी है। और अगर केवल एक रिस्क फैक्टर, जैसे कि हम लोग अपने स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं, या जब हम लोग भी कुछ एग्जाम वगैरह देते थे, तो अगर हम लोगों से भी पूछा जाता था कि केवल एक रिस्क फैक्टर बताइए, केवल एक कारण बताइए कि ब्लैडर कैंसर का क्या है, तो वो उसका आंसर स्मोकिंग या धूम्रपान होता है। इतना इंपॉर्टेंट है धूम्रपान ब्लैडर कैंसर में। तो केवल मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, या फिर फेफड़े का कैंसर ही नहीं, बल्कि ब्लैडर कैंसर का भी सबसे मुख्य कारण स्मोकिंग ही है। इस इसके अलावा और भी तमाम अंग हैं जिसमें स्मोकिंग के कारण होता है, जैसे कि हुआ आपका खाने की नली, जिसको हम आहार नली या फिर इसोफेगस भी कहते हैं। उसमें भी जो स्मोकिंग है बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। पेट का या आमाशय का, जिसको कहते हैं जहां पर खाना जाता है, पेट में यानी कि हम उसकी पेट जगह की बात करें जहां खाना जाता है, जिसको आमाशय कहते हैं, उसका भी कैंसर का एक रिस्क फैक्टर स्मोकिंग होता है। इसके अलावा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। महिलाओं के जो प्रजनन के जो अंग हैं, जैसे कि सर्विक्स हुआ, जो कि बच्चेदानी का मुंह होता है, उसका कैंसर, बच्चेदानी या एंडोमेट्रियम का कैंसर, इसका भी एक मुख्य कारण स्मोकिंग होता है। तो स्मोकिंग स्मोकिंग केवल एक चीज नहीं होती है। स्मोकिंग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह के कैंसर को कॉज करते हैं। तो अगर आप या कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करता है, तो यानी वो इन सब रिस्क फैक्टर को अपने से दूर कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स होते हैं जो कि ऑक्यूपेशन रिलेटेड होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है। उसमें से एक कैंसर यूनि ब्लैडर का है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डाई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो या किसी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या पेस्टिसाइड से उसका ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, तो वो व्यक्ति भी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के लिए थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है उसके लिए। और उसके जो रिस्क है कि उसको ब्लैडर कैंसर होगा, वो आम मानस से जिनको इन डाइस का या इन केमिकल्स का एक्सपोजर नहीं है, वो कम हो जाता है। इसके अलावा तमाम और रिस्क फैक्टर हैं, जिसमें एक जेनेटिक कॉज हो सकता है। बार बार पेशाब में इंफेक्शन होना, पेशाब के रास्ते में या पेशाब में इंफेक्शन होना, जिसके कारण कि जो हमारा पेशाब की थैली होती है, उसके अंदर जो उसकी लाइनिंग होती है या उसके अंदर की जो लेयर होती है, उसका इरिटेशन बार बार होता है, तो उस कारण से कैंसर होने का रिस्क रहता है। अगर किसी को पेशाब की थैली का कैंसर है, सॉरी, पेशाब की थैली का पथरी है, तो पथरी भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। हालांकि ये बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर किसी को लंबे समय से पथरी है पेशाब की थैली में, वो बार बार अंदर जाके चोट कर रही है, रगड़ कर रही है, तो लंबे समय में वो भी अपने आप में कैंसर का कारण हो सकती है। कुछ इन्फेक्शन कुछ इन्फेक्शन होते हैं, कुछ जैसे हम लोग जानते हैं कि पेट में कीड़े होते हैं, वैसे ही कई जगह पे कई देशों में पेशाब की थैली में कीड़े एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जिसको सिस्टोसोमियासिस कहते हैं। तो भारत में तो ये कॉमन नहीं है, लेकिन कई अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका के देशों में ये भी एक कारण होता है कि पेशाब की थैली में कोई तरीके का वर्म का इन्फेक्शन या कोई तरीके के जो जिसको हम कह सकते हैं कीड़ों का इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है। तो ये तो मुख्य कारण है। उसके अलावा जेनेटिक कॉजेज होते हैं, जिनका कि अभी बहुत
अच्छे से हम लोग को पता नहीं है और इसके लिए ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तो मुख्य कारण थे। संजीव जी, अ, अगर कुछ सवाल हो हमारे पेशेंट्स का या आप लोगों का के द्वारा, तो उसको मैं उस रूप में देने से मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू डॉक्टर अनुज। अ, कुछ सवाल मेरे पास है, उससे पहले मैं एक बार और बोलना चाहूँ, जो जुड़े लोग हैं अगर उनका कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में डालिए। अरविंद ने डाला भी है मैसेज, या तो आप किसी भी कोऑर्डिनेटर के थ्रू हमें भी भेज सकते हैं। सो जैसे डॉक्टर अनुज आपने बताया कि जो ये कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, ये पुरुष में होने की संभावना ज्यादा है, तो क्या ये महिलाओं में भी कॉमन है, होता है या फिर नहीं होता है ब्लैडर जो कैंसर? ये जो मैंने बताया पुरुष महिला, ये एक अनुपात में बताया है। ऐसा नहीं कि ये केवल पुरुषों की बीमारी है। ये पुरुषों, क्योंकि पेशाब की थैली पुरुषों में भी है महिलाओं में भी है, ठीक है। अगर कोई चीज केवल पुरुष में है तो हम कहते हैं एक्सक्लूसिवली वो पुरुष की है, या कोई अंग जो है महिलाओं का है तो उसी को कहते हैं। बाकी ऐसा कोई बीमारी नहीं है किसी अंग की जो पुरुष और महिला में हो, उसमें पुरुष में हो रहा हो या महिला में ना हो रहा हो। हाँ, अनुपात कम ज्यादा हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि पित्त की थैली का कैंसर, जिसको हम गॉल ब्लैडर कैंसर कहते हैं, वो महिलाओं में ज्यादा होता है। इसी तरीके से अगर हम 100 मरीज देख रहे हैं पित्त की थैली का, तो इसमें हम देखते हैं कि 75 मरीज हमारे पास जो आती हैं वो महिलाएं होती हैं, बाकी 25 जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। इसी तरह तरीके से हम यूरिनरी ब्लैडर में भी देखते हैं, यानी पेशाब की थैली के कैंसर में, कि ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं, ज्यादातर जो मरीज आते हैं वो पुरुष होते हैं। अगर हमारे पास 100 मरीज आ रहे हैं तो उसमें से 60 या 65 मरीज हमारे पास पुरुष आएंगे, बाकी जो 35 या 40 मरीज आए वो महिलाएं आती हैं। इस तरीके से हम एक अनुपात बता सकते हैं। होता दोनों में है, रिस्क दोनों में है, बस पुरुष में थोड़ा सा ज्यादा हम ये चीज देखते हैं। थैंक यू बहुत अच्छे से समझाने के लिए डॉक्टर अनुज। एक चीज और है कि आपने लगभग लक्षण आपने बताया है, तो इसका निदान क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अगर जब हमें किसी चीज का खतरा पता चल गया है तो हमारे लिए बचाव करना आसान हो जाता है। अगर हमें पता है कि इस रोड पे मोड़ जो है वो तीखा है, जैसा कि हम कभी जाते हैं तो लिखता है कि यह अ, दुर्घटना इस रोड पे ज्यादा होती है। आपने भी बोर्ड देखे होंगे, सरकार लगा के रखती है, हाँ, कृपया धीरे चलें। नजरें हटी दुर्घटना घटी। हाँ, नजरें तो तमाम तरीके से गवर्नमेंट और हमारे जो विभाग हैं वो कहते हैं कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो उस जगह पे इसलिए लिखा जाता है कि अगर आपको पता चल गया है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, यहाँ पर मोड़ बहुत ही तीखा है, तो आप पहले से सावधान हो जाएं और स्पीड अपनी धीमी कर लें। इसी तरीके से इस आज का डिस्कशन का इंपॉर्टेंस है। अगर हमें पता चल गया है कि क्या क्या कारण है कैंसर के, तो क्यों ना उससे हम लोग दूर रहने की कोशिश करें, ठीक है। तो उसमें जैसा कि सबसे पहला कारण बताया स्मोकिंग, तो समझ लीजिए अगर आप स्मोकिंग, कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग से दूर है, स्मोकिंग किसी भी तरीके का हो सकता है, वो चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, हुक्का हो, चिलम हो, या और भी अन्य तरीके की स्मोकिंग होती है, ठीक है, उन सब से रिस्क बराबर रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई सिगरेट पी रहा है तो उसमें रिस्क कम है, जो कोई बीड़ी पी रहा है तो उसमें रिस्क ज्यादा है। दोनों में रिस्क रहता है। तो ऐसा नहीं कि कोई सोच रहा हो कि हम महंगी वाली सिगरेट पी रहे हैं तो हमारे पास रिस्क कम है, कोई सस्ती सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है तो उसके पास रिस्क ज्यादा है। ये एक भ्रांति को निकाल देना चाहिए। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसके अंदर रिस्क है ही है। तो अगर हमें पता चल गया है कि केवल धूम्रपान से इतने तरीके के कैंसर होते हैं, तो क्यों ना धूम्रपान से दूर रहा जाए। तो धूम्रपान भी दो तरीके के होते हैं, एक हम कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग और एक कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग का मतलब हुआ कि खुद वह पर्सन सिगरेट या बीड़ी पी रहा है। पैसिव स्मोकिंग होती है कि पी कोई और रहा है लेकिन उसका धुआं आप ले रहे हैं, इसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ये घर वगैरह में कॉमन है। मान लीजिए किसी का छोटा घर है, एक कमरे का घर है, उसमें पिता पी रहा है, छोटे छोटे बच्चे बगल में लेटे बैठे हैं और उनके पास भी धुआं जा रहा है, इसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और ये भी बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का। तो अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए कम से कम स्मोकिंग नहीं करें, ठीक है। एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग दोनों से बचना है।
ऐसी जगह पे जहां पर आप देख रहे हैं कोई और पी रहा है, तो आपको लगता है कि ये जगह सही नहीं है, तो आप उस जगह से हट जाइए, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी उतना ही रिस्क है। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है, उससे बचना सबसे आसान है। ठीक है। इसके अलावा और जो एक होता है जेनेटिक्स को आप बदल नहीं सकते। अगर आपको अपने माता पिता से कोई चीज मिली हुई है तो आप उसको बदल नहीं सकते। ठीक है। दो ही चीज नहीं बदला जा सकता, एक माता पिता और दूसरे पड़ोसी, जिससे कि आज हम लोग निपट रहे हैं। ठीक है। तो दो चीज नहीं बदली जा सकती, माता पिता और पड़ोसी। बाकी आप सब कुछ बदल सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज अनुवांशिक मिल गई है तो उसको आप हटा नहीं सकते अपने शरीर से। हाँ, उसका रिस्क कम कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें पता चल जाता कि कोई कैंसर अनुवांशिक किसी मरीज में आ गया है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो और सचेत हो जाए और चैतन्य रहे, और उसको कोई भी लक्षण आता है उससे संबंधित तो उसको नजरअंदाज ना करे। उसको ये ना लगे कि अरे ये तो सबको होता है किसी। तो उसको अगर ऐसा ये चीज हो रहा है तो उसकी तुरंत अच्छे सेंटर पे, जहां पर उसका इलाज होता है, वहां जाके दिखाएं। तो एक तो स्मोकिंग हो गया, दूसरा अनुवांशिक हो गया। तीसरा चीज होता है, जैसे कि हमने कहा कि ऑक्यूपेशन रिलेटेड, या फिर जब आप जहां पर आप काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो केमिकल वगैरह निकलती हैं, उनके उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके शरीर में जाने से वो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसी जगह पे देखिए, ऐसे ज्यादातर जो फैक्ट्रीज होती हैं इन सब चीजों की, उनके हर चीज का सेफ्टी मैनुअल होता है। जो कि सेफ्टी मैनुअल, जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो वहां पर लिखा रहता है कि यह अग्नि द्वार है, कि एग्जिट है, फायर एग्जिट है। कहीं भी जा रहे हो तो फायर एग्जिट देख के रखें, कभी आग लगे तो उस रास्ते से निकल जाए। ऐसे अगर आप कहीं काम कर रहे हैं किसी ऑक्यूपेशन में, तो वहां का भी सेफ्टी मैनुअल होता है। तो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके जो भी सीनियर हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनसे आप पता करिए कि जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस केमिकल से हम डील कर रहे हैं, अगर हम कहीं रंग की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी टायर की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, तो उस जगह के अपने जो सीनियर हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनसे पता करिए कि हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। सेफ्टी मेजर बहुत आसान हो सकता है कि वो केवल आपके मास्क लगाने से, आपके ग्लव्स पहनने से, आपके खाने पीने के पहले अच्छे से हाथ पैर मुंह धोने से, आपके घर जाने से पहले कपड़े बदलने से, बहुत सी साधारण साधारण चीजों से ये चीजें बदली जा सकती हैं। इन चीजों से बचा सकता है। तो सेफ्टी मैनुअल जहां भी काम कर रहे हैं, अगर आप इन सब चीजों से, डाई वगैरह से रिलेटेड आपका काम है, तो आपको जरूर पूछना चाहिए। और बहुत ही साधारण तरीके से फिर आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। उसके अलावा जो इन्फेक्शन का बात बताया और पथरी का बात बताया, ये चीज अगर किसी को होता है तो ये एक बार में या एक आध महीने में नहीं होता है। इसके लिए सालों साल लगता है। अगर किसी को बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार उसको पथरी हो रही है, तब कई सालों में ये चीज होता है। तो अगर किसी को बार बार हो रहा है तो वो जाके अपनी प्रॉपर जांच कराए कि ऐसा क्या रिस्क फैक्टर है कि उसको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है। उसकी इम्यूनिटी कम है, उसको कोई और इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण उसका शरीर कमजोर हो गया, उसको शुगर है, उसको पेशाब में जो नॉर्मल एनाटॉमी होती है या नॉर्मल शारीरिक संरचना होती है उसमें कोई दिक्कत है। इसको जैसे कि हम कहते हैं कि पेशाब की थैली में डाइवर्टिकुला बन गया है, यानी कि पेशाब की थैली में एक हल्की सी छोटी सी थैली बन गई है। उसमें क्या होता है, पेशाब इकट्ठा हो जाता है, वो पेशाब नहीं निकल पाता है, तो वो इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। जैसे नाली में अगर कहीं चौक हो जाए तो वहां से बदबू उठने लगती है, क्योंकि वो पानी रुका हुआ है। तो ऐसी डाइवर्टिकुला कभी कभी पेशाब की थैली में बन जाता है, मसल कमजोर होने के कारण, तो वहां पर पेशाब इकट्ठा हो जाता है। वो निकल नहीं पाता है हर बार पेशाब करने पे। वो जब इकट्ठा हो जाता है तो धीरे धीरे इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो ये कारण, तो अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार पथरी हो रही है, तो ये एक कारण है, और इसको नजरअंदाज नहीं करना है। इसका जाके अपना समुचित इलाज करना है। और ये एक आध बार में नहीं होती है। अगर आप उसको बार बार निगलेक्ट करेंगे, सालों साल निगलेक्ट करेंगे, तब ये कैंसर में तब्दील होता है। तो ये मुख्य कारण है और इससे बच के हम कैंसर, इस पेशाब के थैली के कैंसर से बच सकते हैं। पब्लिक का बड़ा समझदार है डॉक्टर अनुज। एक क्वेश्चन मेरे को भी भेजा है। दूसरा एक है, ये प्रदीप जी का है, प्रदीप कुमार सिंह। मैं प्रदीप वाराणसी से बोल रहा हूँ। मेरा यूरो ब्लाडर में केमोथेरेपी प्लस रेडिएशन हुआ है। मैं परिणाम के बारे में ठीक हुआ है, कैसे जानकारी और कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? देखिए, जब आपका रेडिएशन और कीमोथेरेपी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको डॉक्टर
बीच बीच में बुलाते हैं, मतलब अमूमन ये मान के चलिए कि ज्यादातर रोगों में हो सकता है इलाज खत्म होने के बाद शुरुआत में एक आध बार जल्दी बुला लें देखने के लिए, साइड इफेक्ट के लिए, नहीं तो अमूमन 3 महीने का ज्यादातर बीमारियों में हम डॉक्टर्स आपको फॉलोअप में बुलाते हैं। तो वो आपको बुलाते हैं तो आपको कुछ अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या कुछ ट्यूमर मार्कर्स की जांच होती है अलग अलग रोगों में। हर कैंसर का ट्यूमर मार्कर नहीं होता, तो इस यूरिनरी ब्लैडर में भी ट्यूमर मार्कर नहीं होता है। लेकिन मैं ऐसे इन टोटल सारे कैंसर की बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर आपको लिख सकते हैं कि आप ये ट्यूमर मार्कर करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए। तो ये सब जांच करके हम पीरियोडिकली 3 3 महीने के अंतराल पे देखते हैं कि मरीज को बीमारी है तो नहीं, मतलब या तो ऑपरेशन के या ट्रीटमेंट बच तो नहीं गई, और अगर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी तो दोबारा अगर आ तो नहीं रही है। तो ये तरीका होता है उसको जानने का। दूसरी बात, अगर बीमारी सही खत्म नहीं हुई तो जाहिर सी बात है मरीज को भी उससे संबंधित जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि भूख नहीं लग रही है, या उसका वजन कम हो रहा है, या उसको खुद से पता चल जाएगा कि हमारा जो पेशाब की तक समस्या थी वो खत्म नहीं हो रही है, वो हो सकता है। लेकिन कई बार इलाज के बावजूद भी ये सब चीजें होती है, इलाज के परिणाम स्वरूप या इलाज के कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी ये चीज हो सकती है। तो उसके लिए डाउट नहीं रखना है कि हमारा वजन कम हो रहा है, हमारा भूख नहीं लग रही, तो ऐसा नहीं कैंसर है। उसके लिए अगर ऐसा आपको लगता है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। ये एक लक्षण हो सकता है, लेकिन इसके कई सारे कारण होते हैं। तो जो हम बीच बीच में पीरियोडिकली जो स्कैन कराते हैं वो सबसे अच्छा तरीका है पता करने का कि बीमारी बची तो नहीं रहेगी। सो डॉक्टर प्रवीण जी, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग का फायदा ही यही है कि कोई एक लोग पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसका जवाब मिल जाता है। और जो लोग यहाँ नहीं जुड़े होंगे या पहले भी जुड़ेंगे तो ये जो वीडियो है हमारा, वो ब्लैडर कैंसर इंडिया के यूट्यूब चैनल पे भी डाला जाता है, ताकि वहां पे भी जाके आप चीजों को समझ सकें। एक क्वेश्चन ये है डॉक्टर अनुज, कि जैसे कि बोले ब्लैडर कैंसर दोनों में होते हैं, पुरुष में भी होते हैं और महिलाओं में भी होते हैं। पूछ रहे हैं कि दोनों का सिम्टम सेम होते हैं क्या, लक्षण अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? देखिए, पेशाब की थैली का और किडनी का अगर कैंसर होता है तो उसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है पेशाब में खून आना। ठीक है, लक्षण दोनों में सेम होते हैं क्योंकि संरचना एक ही है। बस जब पेशाब की नली जो हमारे पेशाब के रास्ता, जिसको जननांग भी कह सकते हैं हम, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पुरुषों का लिंग होता है, महिलाओं का जो बच्चेदानी के ऊपर एक छोटा सा क्या बोलते हैं छेद के रूप में बाहर आता है। तो उसमें की केवल लेंथ का अंतर होता है। जैसे पुरुषों का जो थोड़ा सा यूरेथ्रा का लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, महिलाओं का कम होता है। तो तो पुरुषों में जब लिंग में आने के पहले जो उनका यूरेथ्रा होता है वो हल्का सा डायलेटेड भी रहता है, तो जिसके कारण वहां पर भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो पुरुषों में ये इसका रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। महिलाओं में रिस्क इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उनके पेशाब का रास्ता, लैट्रिन का रास्ता और बच्चेदानी का रास्ता बहुत ही नजदीक होता है। उसमें अगर हाइजीन प्रॉपर नहीं रखी जा रही है तो उनमें रिस्क ज्यादा रहता है। पुरुषों में उनकी संरचना लंबा होने के कारण उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। तो दोनों में रिस्क है, उसका कारण अलग अलग है। लेकिन अगर ब्लैडर के मुंह तक या उसके ऊपर देखें तो वो संरचना एक ही रहती है। चाहे हम ब्लैडर की बात करें, यूरिन ब्लैडर की, उसके ऊपर जो किडनी है और किडनी से जो नली ब्लैडर तक लेके आती है वो सब सेम है। तो थोड़ा सा नीचे के नॉट में डिफरेंस होने के कारण हल्का सा रिस्क अलग रहता है, लेकिन दोनों में ही रिस्क का अलग अलग कारण है, जैसे मैंने बताया। सिम्टम जैसे बताया था कि सिम्टम में पेशाब में खून आना सबसे कॉमन कारण है कि कि पेशेंट्स बताता है कि उसको पेशाब में खून आ रहा है। और और क्लासिकल जिसको कहते हैं कि अगर अगर मरीज कह रहा है कि उसको पेशाब के अंत में खून आ रहा है, तो सबसे पहला सस्पिशियस या सबसे पहला हमारी शंका जाती है कि इसको ब्लैडर का कैंसर तो नहीं है। तो पेशाब के पहले खून आना, पेशाब के साथ खून आना और पेशाब के अंत में खून आना, तीनों का महत्व अलग अलग है। तो इस कैंसर में यूजली पेशाब के अंत में खून आता है। लेकिन ये जैसा बताइए ये एक परसेंटेज होता है, ऐसा तीनों तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन मुख्यतः पेशाब खत्म हो गया उसके बाद जो लास्ट में पेशाब आ रही है उसमें खून आता है इसमें। तो ये सबसे प्रमुख सिम्टम है।
एक लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरे तरफ से है कि अब ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या क्या है ब्लैडर कैंसर में डॉक्टर अनुज। देन एक कोई अपने चैट बॉक्स में भी डाले हैं, उनका लेंगे। बट अब हमने लक्षण पे बात कर लिया, तो हम लोग को थोड़ा सा ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है ट्रीटमेंट। देखिए, अगर हम एक कैंसर की बात करें तो उसमें ट्रीटमेंट के तीन मोडेलिटी या तीन तरीके होते हैं ज्यादातर कैंसर में। एक होता है सर्जरी, एक होता है रेडियोथेरेपी और या रेडिएशन थेरेपी जिसको कहते हैं, और या हिंदी में सेक भी कहते हैं कई बार लोग। और तीसरा होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक ब्रॉड वर्ड है। कीमोथेरेपी के साथ साथ हम उसमें इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेट थेरेपी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी कीमोथेरेपी वर्ड कॉमन है, इसलिए हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं, या फिर दवा द्वारा द्वारा कैंसर का इलाज हम कह सकते हैं। तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तीनों ही इस बीमारी में अमूमन लगता है। कई बार क्या होता है, बीमारी जब मरीज शुरुआती स्टेज में आ जाता है, यानी बीमारी केवल पेशाब की थैली तक ही सीमित है, तो उसको हम लोग सर्जरी से निकाल सकते हैं। पेशाब की थैली तक सीमित होने में के भी कई सारे स्टेज होते हैं कि पेशाब की थैली में केवल उसके अंदर की लेयर में है या बाहर की लेयर में चला गया, जिसको हम लोग कहते हैं मसल इन्वेजिव, नॉन मसल इन्वेजिव। अगर केवल मसल तक नहीं गया, उसके जैसे पेशाब की थैली में कि कई सारी लेयर्स होती है पेशाब की थैली में, उसमें अंदर की तरफ झिल्ली वाली म्यूकोसा लेयर होती है, उसके बाहर एक मसल लेयर होती है। तो अगर मसल लेयर में चली गई तो इसका इलाज फिर अलग हो जाता है। अगर मसल तक नहीं गई है तो हम पेशाब के रास्ते से ही कुछ दवाएं या वैक्सीन डाल के भी इसका इलाज कर देते हैं। अगर वो मसल इन्वेसिव हो चुकी है तब फिर सर्जरी करते हैं। अगर मसल इन्वेसिव में भी वो लिम्फ नोड्स में चली गई है, जैसे ब्लैडर के बाहर जो लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर वहां चली गई हैं, तो फिर हमें उसमें रेडिएशन की भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर हमें पहले कीमोथेरेपी देके उसमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। या फिर अगर मान लीजिए मरीज सर्जरी के लायक नहीं है, या मरीज कई बार कहता है कि हम पेशाब की थैली नहीं निकलवाना चाहते हैं चाहे जो हो जाए, तब फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का भी ऑप्शन होता है। तो वो स्टेज के हिसाब से, मरीज की फिटनेस के हिसाब से, बीमारी कहाँ तक फैली हुई है उसके हिसाब से इन तीनों मोडेलिटी को मिला के ऑपरेशन किया जाता है या इलाज किया जाता है। सर एक लास्ट सवाल है यहाँ पे कि मैं योगेंद्र मेहता बिहार से। हेड एंड नेक ऑपरेशन के बाद, रेडिएशन और केमोथेरेपी के बाद ठीक होने में समय लगता है। थोड़ा सा अलग टॉपिक पे सवाल है। देखिए, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बाद साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं। उसको रिकवर करते करते मरीज को 3-4 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि रेडिएशन जब मुंह में दे रहे हैं तो मुंह में आप बाहर से ही देखते होंगे कि चमड़ी काली पड़ जा रही है, कई बार दिखता है कि चमड़ी छिल जा रही है। उसके बाद ये तो बाहर से दिख रहा है, अंदर से हालत और बुरी हो जाती है मरीज की, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह खुल नहीं पाता है। कई बार दांत वगैरह ऑपरेशन के पहले, रेडिएशन के पहले निकलवाते हैं तो खाने पीने में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, नली लगी रहती है। उसके अलावा मुंह नहीं खुल पाता है क्योंकि थोड़ा सा रेडिएशन का असर रहता है, सर्जरी का असर रहता है, बीमारी का असर रहता है, तो मुंह का खुलना रिस्ट्रिक्टेड रहता है। उसके कारण वो उसका खाना इंटेक कम हो जाता है, जिसके कारण खाना कम खा रहा है, तो शरीर को रिकवर करने में टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जब भी रेडिएशन और कीमो, इसमें रेडिएशन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है, तो इन सब कारण से मरीज को रिकवर करने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ, 4-5 महीने बाद थोड़ा सा मतलब काफी हद तक मरीज सही हो जाता है, थोड़ा बहुत अभ्यस्त भी हो जाता है, तो फिर उसकी जिंदगी लगभग नॉर्मल की तरफ आ जाती है। जी बिल्कुल सही। ये डॉक्टर आलू ने बिल्कुल सही बताया कि हर एक का शरीर, हर एक का लाइफस्टाइल, हर एक की रहने का तरीका अलग अलग है। सो हमें बस ठीक होना है, अपना ट्रीटमेंट ध्यान से लेना है। और हमारा डॉक्टर अनुज, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आज की सेकेंड सपोर्ट ब्लैडर कैंसर मीटिंग में आपने ओपीडी में टाइम निकाल के आज फिर से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमारे पेशेंट्स को, दोस्तों को बताई। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और ऐसे ही हर बुधवार को, हर महीने के बुधवार को, वेडनेसडे को आपको जुड़ना है और हमारे दोस्तों से, पेशेंट से बातें करनी है और उनकी थोड़ा सा रिलीव करना है। तो डॉक्टर अनुज, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ब्लडर सपोर्ट ग्रुप की तरफ से। थैंक यू सो मच धन्यवाद। हमारे। हाँ, जी जी। धन्यवाद सभी को, और सभी को नमस्कार।
जी जी बेटा। और हमारे साथ अजय जुड़े हैं महाराष्ट्र से। अजय एक सर्वाइवर है जो देखिए अभी बाइक पे घूम रहे हैं, उनकी माँ के साथ है। जी नमस्ते अजय, कैसे हो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट 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 कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अजय आपकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ ये तो आवाज येतोय। ये हमारे साथ अजय जुड़े हैं महाराष्ट्र से। हमारे एक सर्वाइवर है और काफी अच्छी धूप खिली है उधर, आई थिंक नगर महाराष्ट्र में। और यहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही है मुंबई में। अजय जब आए थे तभी काफी छोटे थे, अभी उनकी मम्मी। नमस्ते मम्मी जी, कैसे हो आप? नमस्ते नमस्ते। सब ठीक हो ना आप? तो आज की मीटिंग के लिए आपने टाइम निकाल कर अजय थोड़ा अपने एक्सपीरियंस और थोड़ा सा अनुभव के बारे में बताएं, जब आप मुंबई आए थे और अभी आप क्या कर रहे हो और कैसी लाइफस्टाइल चल रही है आपकी। जी मेरा नाम अजय है और मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में रहता हूँ। और मैं मुंबई आया था तब संदीप सर से मिला था और उन्होंने मुझे काफी अच्छी जानकारी दी हॉस्पिटल के बारे में और बीमारी के बारे में जो भी प्रॉब्लम आई थी उन्होंने मेरी काफी मदद की और कुछ इंफॉर्मेशन दी जो मेरे लिए बहुत अच्छी हुई मतलब आगे चलकर मुझे काफी उसका फायदा हुआ। और अभी मैं महाराष्ट्र में जो हूँ अभी मैं एक बिजनेस करता हूँ और घर वालों की खेती में भी मदद करता हूँ। क्या बात है अजय, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप आपकी सेहत अच्छी रहे और आपका जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें बढ़ोतरी हो। अपने माँ का, मम्मी का, पापा का ख्याल रखिए। और जब भी मुंबई आइए तो मैं हूँ, संजीव सर है हमारा जो ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप है, उनसे मिलिए, बातें कीजिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो अजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाल कर इस मीटिंग में आए और ज्वाइन किए, तो थैंक यू सो मच। अजय की माँ आपको एक बार मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। नमस्कार, कसे आहे तुम्ही? अ, अच्छा आहे. यायला हा, असेच खुश राहा, आनंदी राहा आणि मीटिंगला सपोर्ट करा आपल्या, ठीक है, हमारे मीटिंग को सपोर्ट करा। गाइस, सभी लोगों का मैं इस सेकंड ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो जो लोग पैन इंडिया, चंडीगढ़, वाराणसी सब जहाँ से जुड़े और जिन्होंने के लिए हेल्प की, डॉक्टर अनूज, डॉक्टर अखिल, अनुराग, अंतिमा, संजीव सर, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह से हर महीने की बुधवार में हम लोग मिलेंगे और ब्लैडर कैंसर क्या होता है उसके बारे में बेहतरीन जानेंगे। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ख्याल रखिए।